इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। आप कोई भी इनकम है वो तीन तरीके से टैक्सेबल करोगे, OR, R एंड NR। सबसे पहले रेसिडेंस। व्हाट इज रेसिडेंस? विच सेक्शन इज एप्लीकेबल? सेक्शन 6 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 6 दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इंडिविजुअल एंड HUF का स्टेटस डिफरेंट वे से सोचा जाएगा। इंडिविजुअल एंड HUF में 3 टाइप्स है, OR, R एंड NR। फर्स्ट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड है रेसिडेंट एंड थर्ड है नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल एंड HUF, यहाँ पे फर्स्ट हम नॉन रेसिडेंट देखते हैं। रेसिडेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। बंदा रेसिडेंट है तो आगे देखना है, किसी की शादी हुई है तो उसको पूछना कितने बच्चे हैं। वैसे कोई रेसिडेंट है तो देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं। रेसिडेंट है तो वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो देखना है। In short, there are 3 types of status. First, that is the OR. Second, that is the R. Third, that is the NR. किसके लिए? Individual and HUF. फ्रेंड 6(1)(a) का कंसेप्ट आएगा डीम्ड रेसिडेंट का। डीम्ड रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट कभी होता ही नहीं है। डीम्ड रेसिडेंट में ऑलवेज 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 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा फॉर्म है, AOP है, BOI है, LLP है, कुछ भी है, दो स्टेटस है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फॉर्म कंपनी में OR देखने की जरूरत नहीं है, R को OR ट्रीट किया जाएगा। ये हुआ सेक्शन 6 की बात। 6 खत्म होते ही हम सीखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5। देखो OR है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल। कहीं पे भी कुछ अर्न किया है तो यहाँ पे इंडिया में टैक्स भर दो, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। नोट OR है तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल ही है। इंडियन इनकम यानी क्या? इंडियन इनकम यानी अक्रूड इन इंडिया। बिजनेस प्लेस इंडिया है, आपका रेंट पे मकान दिया इंडिया में है, गाड़ी रेंट पे दिया इंडिया में है, आपकी कंपनी है वो इंडियन है जहां से डिविडेंड मिल रहा है, आपका बिजनेस प्लेस है वो इंडिया है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया है। तो ये सब क्या है डिटेल में आगे आएगा। इंडियन इनकम है रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रूड एंड डीम्ड टू बी अक्रूड। ये 4 वर्ड आते हैं ना तो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम तो टैक्सेबल ही है, इंडियन इनकम दोनों में टैक्सेबल है, नोट OR में भी है एंड NR में भी है। देखो NR में यही वर्डिंग्स है, डीम्ड, रिसीव्ड, अक्रूड एंड डीम्ड अक्रूड। डिफरेंस क्या पे ये है ना, वो NR में नहीं है। 3 पार्ट है, याद रखो। सबसे पहले OR के लिए आपने क्या लिखा था? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, OR के लिए। R के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल एंड कंट्रोल देखना है। क्या देखना है? एंड कंट्रोल। और NR के लिए सिर्फ इंडियन इनकम। NR के लिए सिर्फ इंडियन इनकम। और यहाँ पे R है तो R में कंट्रोल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम इंडिया है। प्लेस बाहर है, मिलता भी बाहर है, लेकिन कंट्रोल यहां से बैठे बैठे होता है। हेड सीट, डिसीजन पावर, मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया। वो फॉरेन इनकम ही है। क्यों? प्लेस बाहर है, मिलता भी बाहर है फॉरेन इनकम, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, इसीलिए वो रेसिडेंट में टैक्सेबल है। तो याद रखो OR में ग्लोबल, R में इंडियन प्लस कंट्रोल, NR में ओनली इंडियन। डिटेल में आगे हम देखेंगे। नाउ लेट वी सी सेक्शन 6 डिटेल में भी देखना है। रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6 आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स है ना, वो आपके स्टेटस पे डिपेंड करता है, इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हर एक टैक्स पे को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है वो OR है, सेकंड है सिर्फ R है, थर्ड है वो NR है। यहाँ पे सिर्फ OR नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे R नहीं बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्लेरिफाई करेंगे। और थर्ड आएगा नॉन रेसिडेंट, थर्ड आएगा नॉन रेसिडेंट। आगे जो हमने देखा था सेक्शन 6 का समरी आपको यहाँ पे फिर से दिया हुआ है।
इंडिविजुअल एंड HUF, रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट, और रेसिडेंट के दो पार्ट, OR एंड नॉट OR, और डीम्ड रेसिडेंट का एक ही पार्ट है, नॉट OR, एंड थर्ड है दैट इज द नॉन रेसिडेंट। फॉर्म कंपनी AOP के सभी के लिए दो ही है, RN NR। देखो भाई, नहीं ये बंदा तो 50 साल से आ रहे, इसे देखने की जरूरत नहीं है, वो आ रही होगा, ऐसा मत सोचो। कितने भी साल से वो आ रहे, हर एक ईयर का, ईच प्रीवियस ईयर का स्टेटस आपको देखना है। कोई भी बंदा एक साल में OR है तो दूसरे साल में NR भी हो सकता है। ईयर बाय ईयर आपको स्टेटस डिटरमाइन करना है। लेट मी सी, सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है 6-1। 6-1 क्या बताता है आपको? दोनों में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 preceding of the previous year, 4 preceding of previous year। देखो 6-1 में बताया है, दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला है एटलीस्ट 182 डेज आप इंडिया में होने चाहिए, बाद में प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उससे अगले 4 साल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 साल में 365 डेज आप इंडिया में होना चाहिए। अभी का यह लेके चलो, अभी समझो, अभी आपका 22-23 प्रीवियस ईयर चल रहा है, आपके एग्जाम में भी 23-24 असेसमेंट ईयर आएगा। 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए हम सोचते हैं तो हमें 22-23 का स्टेटस देखना होता है। 22-23 में 182 डेज यहाँ पे है तो वो रेसिडेंट ही है, लेकिन 182 डेज नहीं है, 60 डेज ड्यूरिंग द 20-23 एंड उससे अगले 4 साल 21-22, अगले 4 साल 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, अगले जो 4 साल है उसमें वो 365 है और इसमें 60 है, तो भी आप आर हो जाओगे। रिपीट, 182 है तो आर हो ही गए। प्रीवियस ईयर में 182, बात खत्म। लेकिन आप प्रीवियस ईयर में मोर देन 60 और 60, लेकिन उससे अगले 4 साल 365, तो आप आर हो गए, रेसिडेंट हो जाते हो। देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो NR, दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड होगी तो R, एक भी सेटिस्फाइड होगी तो R हो जाओगे। लेकिन अभी छोटे मोटे केस स्टडी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आपको पॉइंट दिए हुए हैं। आपको स्टे इन इंडिया 182 डेज, 60 डेज, 365 डेज डिटरमाइन कैसे करना है। वो जमीन पे रहना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, टेरिटोरियल वाटर में रहेगा तो भी चलेगा, शिप बना के रहेगा तो भी चलेगा, बोट मोड, बीच से बंधा हुआ जो होता है बोट, उसमें रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो हमारे इंडियन टेरिटोरी में बोट होना चाहिए। इंडियन टेरिटोरी यानी 12 नॉटिकल माइल्स इन द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। हमारा जो दरियाई हद होता है उसे 12 नॉटिकल माइल के अंदर उसकी सीप है, वहां पे वो रह रहा है, तो वो इंडिविजुअल का 182 और 60 डेज में आपको ऐड करना है। तो स्टे इन इंडिया के लिए 12 नॉटिकल माइल विद इन द इंडियन कोस्ट लाइन इन ए सी बाय वे ऑफ द शिप और गुड मूड, कुछ भी चलेगा। नहीं वो आया है तो एटलीस्ट 182 डेज साथ में रहना है, ऐसा नहीं। अभी 3 महीने के लिए आया अप्रैल में, फिर सितंबर में फिर 3 महीने के लिए आया तो भी चलेगा। नॉट नेसेसरी कंटिन्यूअस रहने की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो अपने घर पे नहीं रहता, होटल में रहता था। अरे होटल में रहता था कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यूजुअल प्लेस कहाँ बोला है, इंडिया में था ना। होटल ताज में रहता था तो क्या फर्क पड़ता है। यूजुअल प्लेस पे भी रहना जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस रहना भी जरूरी नहीं है। लेकिन आया वो दिन काउंट करने का है, गया वो दिन काउंट करने का, चिंता मत करो, क्लेरिफाई कर दिया, बोथ डेज काउंट करो, डिपार्चर भी करो और अराइवल भी करो, दोनों डेज आपको काउंट करना है। नहीं ये तो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया का नेशनलिटी है, तो वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए ना, ऐसा मत सोचो। डोमिसाइल कहाँ का है, नेशनलिटी कहाँ का है, सिटीजनशिप कहाँ का है, वो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। Foreign citizen, foreign national can be a resident also. An Indian citizen also can be a non-resident.
इंडियन सिटीजन है, पूरा साल अपने बच्चे के घर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में नॉन रेसिडेंट हो सकता है। अमेरिका में जरूरत पड़ती है तो माजी जाते हैं बच्चे के लिए, बच्चा छोटा होता है तो जरूरत पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन पूरा साल वहीं पे रहते हैं तो भी वो नॉन रेसिडेंट, भले ना इंडियन सिटीजन है, उससे क्या मतलब है। रेसिडेंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द इनकम टैक्स पर्पस नथिंग टू डू, सिटीजनशिप से कुछ मतलब नहीं, बर्थ से मतलब नहीं, डोमिसाइल से भी मतलब नहीं है। इसीलिए कोई एक बंदा एक से ज्यादा कंट्री का भी रेसिडेंट हो सकता है। 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है और 365 विजिटिंग फॉर है, वो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, और मेजोरिटी बाहर रहेगा तो वहीं का भी रेसिडेंट होगा, तो यहाँ का भी रेसिडेंट होता है। एक बंदा एक से ज्यादा कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है। लेट वी सी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या बोलते हैं, आपको दो कंडीशन दिया था, 182 वाला एंड 60 डेज वाला। कई बार वो 60 डेज है लेकिन 182 से कम है तो हम उसको नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। इसका मतलब कब हमारी 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, when condition of 60 days not applicable, condition of 60 days not applicable, उसका मतलब कंपल्सरी 182 डेज, कंपल्सरी 182 डेज अप्लाई होगा। उसके लिए बोला है फर्स्ट, आप इंडियन शिप में से क्रू मेंबर की तरह इंडिया बाहर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जा रहे थे। यहाँ पे इंपोर्टेंट वर्ड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में गए हो आप, और जॉब के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर गए हो, 2020 में गए थे, 22 में आए हो, जॉब वहां चालू है तो 60 भी अप्लाई होगा। ड्यूरिंग द जिस ईयर में गए ना उसी ईयर का ये बेनिफिट है। आप एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, आप एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट दैट टाइम कंडीशन ऑफ 182 डेज एप्लीकेबल। देखो फर्स्ट में सिर्फ इंडियन सिटीजन बोला है, दूसरे में इंडियन सिटीजन एंड ओरिजिन एक्स्ट्रा बोला है। दूसरे एक्सेप्शन में ओरिजिन भी होना चाहिए, ओरिजिन भी चलेगा, सिटीजनशिप भी चलेगा, बीच में ओवर है। टेक्स्ट में ओवर एंड एन की बहुत ज्यादा वैल्यू है तो ओवर एंड दिखता है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट हो। पहले में सिर्फ ऐसा बोला था इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ के जा रहा है, मेंबर्स ऑफ द क्रू शिप और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सिटीजन। यहाँ पे इंडियन ओरिजिन एक्स्ट्रा एड हुआ है, कम्स टू इंडिया फॉर विजिट पर्पस। वहां पे विंटर में बहुत ठंडी है, नहीं सहन होता है, वहां पे यहाँ पे आ जाते हैं, दिसंबर विजिट टू इंडिया आए हैं, इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं भाई, इंडियन ओरिजिन उसका मैटरनल और पैटर्नल पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड यानी 47 से पहले हमारा जो पाकिस्तान बांग्लादेश सब इंक्लूड था उसमें कहीं पे भी 47 से पहले बोर्न हुआ है किसी का भी तो वो इंडियन ओरिजिन है नहीं। मेरे तो पापा ग्रैंड पापा सब लोग हैं ना 47 के बाद इंडिया में है, उससे पहले वो अमेरिका में थे, इंग्लैंड में थे, लंदन में थे, तो 47 के बाद तो सभी का बोर्न यहीं पे है, तो भी आप इंडियन ओरिजिन नहीं है। 47 से पहले किसी का बोर्न यहाँ पे है, मैटरनल पैटर्नल कोई भी चलेगा, नहीं है ना, बाद में सब यहाँ पे है ना, तो भी इंडियन ओरिजिन नहीं है। अनडिवाइडेड इंडिया में कोई यहाँ पे आया होना चाहिए, बर्थ हुआ होना चाहिए, तो वो इंडियन ओरिजिन है। वो इंडियन ओरिजिन प्रूव हुआ है और यहाँ पे विजिट के लिए आया है तो आपको 182 ही देखना है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन दिया है, उसका एक्सेप्शन क्या है, समझो विजिट के लिए इंडिया में आया था, इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन था, 182 डेज नहीं रहा है लेकिन 120 से ज्यादा डेज वो यहाँ पे रहा है, 120 एटलीस्ट यहाँ पे रहा है,
उसका फॉरेन सोर्स में से इनकम 15 लाख से ज्यादा है। फॉरेन सोर्स सॉरी इंडियन सोर्स से इनकम उसका 15 लाख से ज्यादा है, उसमें फॉरेन सोर्स काउंट नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है 15 लाख वाला, आपका फॉरेन सोर्स काउंट नहीं करना है, सिर्फ इंडियन सोर्स का इनकम ही 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इंक्लूड क्या होगा, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला बिजनेस है ना, फॉरेन का है ना, तो भी इंक्लूड होगा। अदर फॉरेन सोर्स इंक्लूड 15 लाख में नहीं होंगे, सिर्फ इंडियन सोर्स होगा। लेकिन जो फॉरेन सोर्स है उसका कंट्रोल यहां से हो रहा है, वो 15 लाख में इंक्लूड होगा। इंडियन सिटीजन है, ओरिजिन है, 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोर्स से इनकम है, 120 दिन यहाँ रहा है, विजिट के लिए आया है, तो वो आय माना जाएगा। लेस देन 182 डेज है तभी भी वो आय माना जाएगा। इंडियन सिटीजन, ओरिजिन, 120 दिन से ज्यादा और सोर्स इंडियन में से 15 लाख से ज्यादा इनकम है, तो हम उसको ऑब्वियसली आर ट्रीट करेंगे। लेकिन नया एक केस स्टडी के लिए एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे स्टडी मटेरियल में से पॉइंट ढूंढ के आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बोलते हैं स्टडी मटेरियल गीता, बाइबल, कुरान है, वो तो करना ही करना है। एक्स्ट्रा जो करना है प्रैक्टिस के लिए वो करिए, पूरा वर्ल्ड पढ़ लीजिए, लेकिन पहले एटलीस्ट मिनिमम स्टडी मटेरियल परफेक्ट। तो यहाँ पे एक छोटा पॉइंट डाल दिया है आपको, 182 डेज काउंट करना है, तब कौन सा दिन लेना है कौन सा दिन नहीं लेना है, बहुत लंबा एक्सप्लेन किया है। मैं आपको शॉर्ट में एक बात बता देता हूं, जब वो फॉरेन शिप ज्वाइन करेगा ना, तब से सॉरी जब वो इंडियन शिप फॉरेन जाने के लिए ज्वाइन करेगा ना, उस दिन से उसको एक्सक्लूड करना है। वो साइन करके आ जाएगा ना वापिस, उस दिन तक उसको एक्सक्लूड करना है। अच्छा से केस स्टडी आपको दिया है, वो आप पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ये बंदा है, आनंद भाई है, आनंद भाई, मिस्टर आनंद, ऑलवेज आनंद में रहता है, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ द क्रू है, इंडिया की शिप है, पैसेंजर लेके जा रहा है, इंटरनेशनली जा रहा है। कब जा रहा है, 6 जून को जा रहा है। नीचे दी गई डिटेल से डिसाइड करो ये आनंद है ना, वो आ रहे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आर को वेरीफाई किया होगा। लेट मी सी, 4 साल में 400 डेज तो था ही, उसका यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस है? मेंबर ऑफ द क्रू क्या है, 182 देखना है, 60 होता तो 360 देखना था, 365। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए वो सब डिटेल दे देंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा रिलेवेंट हो, तो आपका देखने का काम है ना। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्वाइनिंग द शिप कब किया है, 6 जून को। सर्टिफिकेट में साइनिंग ऑफ कब हुआ है, 9 दिसंबर को। जब आप इंडियन शिप के मेंबर्स ऑफ द क्रू की तरह गए हो, तब ज्वाइन किया, तब से लेके साइनिंग ऑफ हुआ तब तक के डेज आपको काउंट नहीं करने हैं, आप इंडिया में नहीं हो। तो यहाँ पे 6 जून से लेके 9 दिसंबर के डेज काउंट किए हैं। 6 दिसंबर जून से 9 दिसंबर के डेज हो रहे हैं 187। लेट मी सी, ये रहा दिसंबर, जनवरी, वॉट एवर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कौन से डेज काउंट करने थे, 6 जून से 9 दिसंबर, 6 जून से 9 दिसंबर। देखो 6 जून से 9 दिसंबर के 187 डेज काउंट किए हैं, टोटल डेज होते हैं 365। उसमें से जो बाहर था यहाँ नहीं था वो डेज कार्ड निकाल दिया, बाहर था यहाँ नहीं था वो डेज निकाल दिया, बचा 178 जो 182 से कम है, तो ये बंदा नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ये बंदा मिस्टर आनंद भाई को आनंद होगा, क्यों कि वो नॉन रेसिडेंट है, टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कम आएगी। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो हम एक बार फिर से कंसेप्ट भी देख लें कि स्टे कैसे डिटरमाइन करना है। देखो वोएज है, आउटसाइड इंडिया जा रही है, तो पीरियड ऑफ स्टे डिसाइड करना पड़ेगा। आप ऐसे क्रू मेंबर जा रहे हो, आपको इंडिया लीव करना कंपलसरी है, तो प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब कंडीशन जो दिया हुआ है ना इनकम टैक्स एक्ट रूल में 126 में, उस तरीके से डेज काउंट करते जाएंगे। एक्सक्लूड कौन से डेज करना है, एक्सक्लूड कौन से डेज करना है, सबसे पहले ज्वाइनिंग डेज से लेके
साइनिंग ऑफ सर्टिफिकेट। बाकी कॉमन वर्डिंग है, डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ, वो कॉमन वर्ड है। तो 2 वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, उस वो दिन हमें एक्सक्लूड करना है। एंड एलिजिबल वॉयज किसको बोलते हैं? जो यहाँ से बाहर जाती है और बाहर से यहाँ आती है, आउटसाइड इंडिया जा रही है और आउटसाइड इंडिया से आ रही है, व्हाटएवर फ्रॉम है वो जा रही है, तो ये है वो एलिजिबल वॉयज। इंटरनेशनल बोला जाएगा, उसको इंटरनेशनल बोला जाएगा। तो वही एग्जांपल है, 6 जून से लेके आपको 9 दिसंबर तक के डेज काउंट करने नहीं है, उसके अलावा के दिन आपका 182 से कम हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पे नॉन रेसिडेंट ट्रीट किए जाओगे। द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड रेसिडेंट, अपडेटेड कंसेप्ट सेक्शन 6(1)(a) में आपको प्रिस्क्राइब किया है। सबसे पहली कंडीशन है इंडियन सिटीजन को यह कंसेप्ट अप्लाई होगा। एंड सेकंड कंडीशन है फॉरेन सोर्स के अलावा, यानी इंडियन सोर्स में से आपका इनकम 15 लाख से ज्यादा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन सिटीजन, एंड सेकंड इंडियन सोर्स से आपका इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इंडियन सोर्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा? फॉरेन सोर्स इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड होगा? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वाला बिजनेस है वो इंक्लूड होगा। एंड थर्ड, अदर कंट्री में आप लायबल टू टैक्स नहीं होने चाहिए, तो ही डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट माना जाएगा। देखो, डीम्ड रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं वो देखने की जरूरत नहीं है। डीम्ड रेसिडेंट के लिए सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन, एंड सेकंड आपका इनकम फॉरेन सोर्स में नहीं होना चाहिए, यानी 15 लाख से ज्यादा आपका इंडियन सोर्स का इनकम होना चाहिए। 15 लाख से ज्यादा इंडियन सोर्स। इंडियन सोर्स इंक्लूड्स व्हाट? कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो इंक्लूड करना है। एंड थर्ड पॉइंट है वही इनकम में अदर कंट्री में टैक्स नहीं होना चाहिए। अदर कंट्री में टैक्स नहीं होना चाहिए तो डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा। लायबल टू टैक्स में अभी एग्जम्प्ट हुआ है तो भी वो एग्जम्प्ट माना जाएगा, अदर कंट्री में लायबल नहीं है। अगेन रिवाइज द कंसेप्ट। डीम्ड रेसिडेंट है सबसे पहले इंडियन सिटीजन, सेकंड इंडियन सोर्स इंक्लूडिंग इंडियन कंट्रोलिंग बिजनेस मोर देन 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा इनकम, एंड थर्ड बाहर पे वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सी सिचुएशन में आप रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है? नीचे दी गई सिचुएशन में आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, उसका मतलब आप एक बार रेसिडेंट डिटरमाइन होने के बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट देखना है तो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लास्ट आउट ऑफ 10 years, यानी प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 10 ईयर में से 2 ईयर आप आर होने चाहिए, और 730 days आप प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 7 ईयर में यहां होने चाहिए। लेकिन यहां पे उल्टा करके बताया है, यहां पे ऐसा बोला है नीचे दिया गया बंदा आर है लेकिन वो ओ आर नहीं है। कौन ओ आर नहीं है? प्रीवियस ईयर से अगले, यानी प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर में आप 10 में से 9 ईयर तक एनआर है। 10 में से 9 ईयर तक आप एनआर है प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, एंड प्रीसीडिंग द प्रीवियस 7 ईयर में आप ओनली 729 डेज और उससे लेस यहाँ पे रहे हुए हो। रिसाइड इन इंडिया 729 और लेस ड्यूरिंग द 7 previous year preceding the previous year। प्रीवियस ईयर से अगले 7 साल में आप 729 डेज तक यहाँ पे रहे थे। और थर्ड जो हमने विजिट इन इंडिया का एक्सेप्शन देखा था कि आप इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन है
विजिट के लिए यहाँ पे आए हुए हो, फॉरेन सोर्स के अलावा यहाँ की इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा है, तो 182 की जगह पे 120 डेज आपको देखना है। यानी आप सिर्फ यहाँ 120 डेज है, 182 से कम है, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सोर्स का इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आप आर है लेकिन ओ आर नहीं है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, आप इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे ओरिजिन वर्ड यूज नहीं किया है, और आप रेसिडेंट इन इंडिया डीम्ड अंडर सेक्शन 61A में है, तो आप सिर्फ आर हो सकते हैं, आप कभी ओ आर नहीं हो सकते। रिमेंबर दैट डीम्ड रेसिडेंट जो हमने कंडीशन देखा ना, 15 लाख से ज्यादा इनकम, बाहर पे टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, वो कभी ओ आर नहीं हो सकता, ऑलवेज मैक्सिमम आर। अच्छा सा एग्जाम्पल, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, ऑल 3 सिचुएशन कवर कर लिया है। ब्रेट ली है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, 100 डेज के लिए एवरी ईयर यहाँ पे आता है, लास्ट 10 ईयर से आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन है भाई, तो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो 60 डेज अप्लाई होगा। 60 डेज अप्लाई, विजिट आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है, लेकिन है फॉरेन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन है, तो आपको यहाँ पे 60 डेज अप्लाई होगा। लास्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 से ज्यादा है, इन करंट ईयर में 60 से ज्यादा है, तो हमारा ये क्रिकेटर है वो रेसिडेंट होगा, लेकिन ओआर नहीं होगा। पहला ही जो पॉइंट है, 7 ईयर में 730 होना चाहिए, वो नहीं है, 730 होना चाहिए, वो नहीं है फ्रेंड्स। तो हमारा मिस्टर ब्रैटली है, वो सिर्फ रेसिडेंट है, लेकिन वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट देखो, आंसर आपका चेंज हो रहा है क्या? वो रहता ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इंडियन सिटीजन है। देखो क्या बोला है, इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन डिटरमाइन हो गया, इंडियन सिटीजन हो गया, विजिट के लिए आया है, तो 182 ही देखना है, 182 ही देखना है। हाँ, 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो 120 देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 120 भी नहीं हो रहा है, वैसे भी 100 ही है। कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो यहाँ पे सबसे पहले वो रेसिडेंट ही नहीं है। क्यों रेसिडेंट नहीं है? क्योंकि इंडियन सिटीजन दे दिया है आपको, इंडियन सिटीजन है तो आपको 182 अप्लाई करना है, 182 अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ 100 ही है, 182 भी अप्लाई नहीं हो रहा है, 120 भी अप्लाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा मिस्टर श्रीनाथ है वो इंडियन सिटीजन है, तभी भी नॉन रेसिडेंट है। क्या है? नॉन रेसिडेंट है। अभी देखो श्रीनाथ का आगे, श्रीनाथ जी आप इंडिया में आए, 120 दिन के लिए आए हो, 120 दिन के लिए आए तो थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा। देखो 120 दिन के लिए आए हो, इंडियन सिटीजन बोला नहीं है, तो आपको लेट मी सी 2 सिचुएशन सोचना है, वो इंडियन सिटीजन है या नहीं, 15 लाख से ज्यादा उसका इनकम है या नहीं, वो दोनों आपको देखना है। 15 लाख से ज्यादा इनकम उसका है एंड इंडियन सिटीजन है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, लेकिन 15 लाख से उसका इनकम कम है तो 182 डेज अप्लाई होगा, तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। 15 लाख से ज्यादा है तो रेसिडेंट और कम है तो नॉन रेसिडेंट, वो हमें देखना है। एग्जाम्पल 3 देखो, कैनेडियन सिटीजन है, एवरी ईयर यहाँ पे आ रहा है, कितने दिन आ रहा है? सबसे पहले ये बंदा है 55, 60, 90, 150, 70 रिस्पेक्टिवली आ रहा है। पूरा सेंटेंस पढ़ने में मिस्टेक मत करना। फर्स्ट टाइम कब आया था? 1890 में, उससे पहले वो यहाँ पे था ही नहीं। अभी 1819, 1920, 20, 21, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको दिया हुआ है। He was in India for 55, 60, 90, 150 and 70 days। देखो 22, 23 लास्ट है, वो कितना डेज है? 70 डेज है। मोर देन 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको प्रीसीडिंग 4 ईयर देखना है। क्या देखना है? प्रीसीडिंग 4 ईयर। उसका टोटल किया है तो 355 ही हो रहा है। फॉरेन सिटीजन था, 60 डेज चलेगा, फॉरेन सिटीजन था 60 डेज चलेगा। इंडियन सिटीजन होता, विजिट आता तो 182 देखना पड़ता,
फॉरेन सिटीजन है तो चलेगा, 60 अप्लाई करो, प्रीवियस ईयर में 60 हो गया, लेकिन उससे अगले 4 ईयर में 60 नहीं हुआ, उसके अगले 4 ईयर में टोटल 355 हुआ इंस्टेड ऑफ 365, इसीलिए ये बंदा एनआर होगा, ये बंदा हमारा एनआर होगा। बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के डिटेल डिस्कशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, बुक सामने रख के ये वीडियो सुनिए, पहले से वीडियो सुनिए तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।